तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस साल की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड हॉरर फिल्म यानी कि नन 2 को। ये मूवी कॉन्जरिंग फ्रेंचाइजी का ही पार्ट है और यहाँ पर तो ये उसको काफी बढ़िया तरीके से कनेक्ट भी करती है। ढेर सारे हिंट्स हैं, ढेर सारे चीजें हैं, तो आपको देखने में काफी मजा आएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत होती है टैबस्कॉन 1956 फ्रांस में, यानी कि 1952 के इवेंट्स के 4 साल बाद, जहां पर हम एक चर्च को देखते हैं जहां एक बच्चा जैक होता है जो कि रेगुलरली चर्च जाया करता था और फादर के कामों में हाथ बटाता। यहाँ पर ये फादर काफी जरूरी थे और किसी खास मकसद से यहाँ पर थे। खैर आज के मास के बाद वो अपना काम खत्म कर रहा होता है और यहाँ पर वाइन को नीचे रखने जा रहा होता है कि तभी उसे किसी की हलचल का एहसास होता है, जिसको वो चेक करता है तो उसे काफी भयानक आवाज सुनाई देती है। अब वो फादर को बुलाने जाता है और तभी फादर वहां पर आते हैं और जब वो दोनों चेक करते हैं तो वहां पर उन्हें होली वाटर बहुत ही तेजी से उबलता हुआ दिखाई देता है जो कि भाप बनकर उड़ जाता है और उसी के पीछे ही हम किसी शैडो को देख पाते हैं जहां पर बहुत ही खौफनाक मंजर हमको दिखता है और इसको हम अच्छे से जानते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि नन यानी कि डीमन वैलक होता है और ये फादर को बड़ी बेरहमी से हवा में उड़ाता है और उनको जिंदा जलाकर खत्म कर देता है। और यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि रैंडमली वैलक ऐसे ही सबको मार रही है, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। वैलक का एक बहुत ही खतरनाक मकसद था। डीमन वैलक का यहाँ पर एक बहुत ही भयानक मकसद था इसके पीछे। खैर इसी के साथ में उस चर्च के टॉप फ्लोर पर हम नन को देखते हैं और नीचे एक व्यक्ति अपना बैग लेकर वहां से बाहर आता हुआ नजर आता है, यानी कि ये आदमी और वैलक यहाँ पर जुड़े हुए थे। खैर अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है सिस्टर आयरीन को, जो कि अब किसी चर्च में रहती है। और जैसा कि मैंने बताया कि नन के इवेंट्स के बाद कहानी 4 साल आगे जा चुकी है और यहाँ पर किसी को सिस्टर आयरीन के बारे में ज्यादा नहीं पता कि उन्होंने आखिरी मूवी में वैलक से लड़ाई करी थी, बल्कि सब यही जानते हैं कि वो जो कोई भी सिस्टर थी वो कहीं दूर चली गई थी या फिर पागल हो गई थी। खैर अब आयरीन यहाँ पर अच्छी खासी लाइफ को बिता रही होती है और गॉड की शरण में होती है। तभी यहाँ पर हमें एक नई लड़की डेब्रा दिखाई जाती है जिसका इंटरेस्ट यहाँ पर नन बनने में और गॉड की तरफ काफी कम होता है। अब वो दोनों बात करती हैं जहाँ पर डेब्रा अपने बारे में बताती है कि उसके फादर ने उसे यहाँ पर भेज दिया क्योंकि उसके भाई देश सेवा के लिए गए हैं, तो फादर ने उसको गॉड की सेवा के लिए भेज दिया है, जिस पर ये दोनों थोड़ा सा मजाक करती हैं। सिस्टर आयरीन अपने बारे में बताती हैं कि उसके फादर ने उसको यहाँ भेजा था और वो उसे उतना खास पसंद नहीं करते थे। इवन वो उसकी मदर को भी पसंद नहीं करते थे और उसे अपनी माँ के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं है, बस छोटी मोटी झलकियां याद हैं और इन झलकियों में हम उसकी माँ को भी देख पाते हैं। और नापसंद करने का रीजन यही था कि यहाँ पर जो इनको विजन्स वगैरह आते हैं वो सबको झूठ लगते थे। खैर यहाँ पर अब चर्च में आखिरी मूवी के हादसों के बारे में चर्चा हो रही थी, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि वो नन खुद सिस्टर आयरीन थी। इनफैक्ट वो खुद इन चीजों से दूर रहना चाहती थी क्योंकि भले ही वो इविल को हराने में कामयाब हो गई, लेकिन हम जानते हैं कि हर इंसान के अंदर डर होता है जो कि उसके अंदर घर कर चुका था। खैर तभी यहाँ पर मूवी का सीन थोड़ा सा शिफ्ट होकर फ्रांस के अंदर एक बोर्डिंग स्कूल की तरफ जाता है जहाँ पर आखिरी मूवी का फ्रेंची या फिर मॉरिस काम कर रहा था और स्कूल को मैडम लॉरेंटो चलाया करती थी और नेचर वाइज वो काफी एग्रेसिव होती है मॉरिस के साथ में, जिसके पीछे एक रीजन है। असल में उनका बेटा सेड्रिक यहीं पर चैपल के अंदर मारा गया था, जिसकी वजह से चैपल के अंदर जाने पर प्रतिबंध लगा हुआ था। खैर यहाँ पर सोफी नाम की एक मासूम सी लड़की भी पढ़ती है जिसकी मदर केट वहीं पर पढ़ाती हैं और मॉरिस सोफी का बहुत अच्छा दोस्त है और उसकी केट से भी अच्छी खासी बॉन्डिंग थी। वो उसकी काफी केयर भी करता है और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर 3-4 ऐसी लड़कियां हैं जो कि सोफी को बुली करती रहती हैं, जिनसे अक्सर मॉरिस उसको बचाता है। वो उसको उसका बॉयफ्रेंड कहकर चिढ़ाती हैं और सबसे बड़ी बात ये होती है कि यहाँ पर हम क्लियरली देख पाते हैं कि मॉरिस के साथ में कुछ ना कुछ गड़बड़ है और हम जानते हैं कि वो क्या गड़बड़ है। उसके अंदर नन यानी कि वैलक थी, जिसके बाद में अगले सीन के अंदर हम एक लड़की को यहाँ पर देखते हैं जो कि कुछ सामान डिलीवरी करने के लिए यहाँ पर आती है और उसको अजीब हालत में मॉरिस मिलता है। मॉरिस यहाँ पर असल में कॉकरोचेस को खा रहा था और कॉकरोचेस को साफ करने के लिए इसी बोर्डिंग स्कूल की मैडम ने ही उसको बोला था, जिसके पीछे रीजन ये होता है कि यहाँ पर जो बुली लड़कियां थी ना, उन्होंने यहाँ पर मैडम के रूम के अंदर कॉकरोचेस डाल दिए थे। खैर मॉरिस के अंदर से अचानक से ही वैलक बाहर आकर उस लड़की को खत्म कर देती है और अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि शुरुआत में जो आदमी वहां पर सूटकेस लेकर निकला था जिसने कि फादर को जलाकर मार दिया था, वो कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर मॉरिस ही था, जिसके अंदर नन थी यानी कि वैलक। और वैलक यहाँ पर ऐसे ही किसी को नहीं मार रही बल्कि इसके पीछे बहुत ही सॉलिड रीजंस हैं। खैर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिस्टर आयरीन को यहाँ पर नाइटमेयर्स आते हैं मॉरिस के, जो कि उसे मदद मांग रहा होता है, लेकिन तभी उसे वैलक डरा देती है क्योंकि यहाँ पर वो इन सब चीजों से जुड़ी हुई थी, जिसके बाद में वो काफी परेशान रहने लगती है।
अब सीन वापस से बोर्डिंग स्कूल की तरफ जाता है जहाँ पर वो बुली लड़कियां एक दिन सोफी को परेशान करती हैं और उसको उसी अबैंडन्ड चैपल के अंदर लेकर जाती हैं जहाँ पर वो उसको एक गेम खेलने के लिए बोलती हैं कि उन्हें विंडो पर बने हुए गोट की आंख को देखना होगा जिसके अंदर डीमन की आईज दिखाई देती हैं और अगर उसने नजर हटाई तो डीमन आकर उसे खत्म कर देगा। और अब वो उसी को देखने लगती है, लेकिन वो तीनों लड़कियां उसको अकेला छोड़कर वहां से निकल जाती हैं। तभी वहां पर अचानक से ही हलचल शुरू हो जाती है और पैरानॉर्मल चीजें भी वहां पर होने लगी थी। अब वैलक उसे हॉन्ट करती है जिससे डर कर वो वहां से भागने लगती है, लेकिन तभी मॉरिस आकर उसको बचा लेता है और अब तक केट भी वहां पर आ गई थी जो कि उसे अपने साथ ले जाती है। अब फिर से सीन यहाँ पर आयरिन की तरफ शिफ्ट होता है जिसको रेवरेंड बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि अलग अलग जगहों पर प्रीस्ट और नन्स की जान जा रही है और रिसेंटली फ्रांस के चर्च के अंदर एक प्रीस्ट को जलाकर मार दिया गया, यानी कि वही शुरुआत वाला सीन। और ये काम उसी डीमन वैलक का है जो कि मरा नहीं है और खत्म नहीं हुआ, वो वापस आ चुका है, जिसको पहले भी एक बार सिस्टर आयरिन ऑलरेडी हरा चुकी है, तो दोबारा उसे इस केस को इन्वेस्टिगेट करना होगा। लेकिन यहाँ पर सिस्टर आयरिन इसके लिए मना करने लगती है। उसका ये कहना था कि उसके साथ में फादर बर्ग भी थे जो कि काफी अच्छी पोजीशन पर हैं, तो उन्हें उनसे बात करनी चाहिए। लेकिन रेवरेंड यहाँ पर ये कहते हैं कि उनकी हैजा से मौत हो चुकी है और ये काम सिस्टर आयरिन को करना हुआ क्योंकि यहाँ पर दुनिया की और इंसानियत की बात थी, जिसके चलते सिस्टर आयरिन अपने डर पर काबू पाती है और यहाँ पर चल देती है इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। क्योंकि यहाँ पर रेवरेंड का ये मानना था कि ये मौतें ऐसे ही नहीं हो रही हैं, यहाँ पर जो सारी की सारी जड़ें हैं वो रोमानिया से जुड़ी हैं। लेकिन यहाँ पर वो वैलक क्यों आ चुका है, तो इसका रीजन सिस्टर आयरिन ही पता लगा सकती है। खैर अब आयरिन फ्रांस के उसी चर्च के लिए निकल जाती है जहाँ पर फादर को जलाकर राख किया गया था और यहाँ पर उसका साथ देने के लिए सिस्टर डेब्रा चुपके से ट्रेन के अंदर चढ़कर उसके साथ निकल जाती है, जिस पर आयरिन उसको समझाती है कि ये ठीक नहीं होगा और पता चलने पर उसको निकाल दिया जाएगा। लेकिन डेब्रा उसे अपनी माँ की फोटो दिखाकर बोलती है कि वो भी जलकर ही मारी गई थी और वो उनको ही अपना गॉड मानती थी और तब से उसका फेथ टूट चुका है और उसे कोई भी मिरेकल नजर नहीं आया और वो नहीं मानती कि वाइन को छूकर प्रेयर्स करने से वो जीसस क्राइस्ट के खून में बदल सकता है। जिस पर आयरिन बोलती है कि वो अपने फेथ पर ध्यान दे और फेथ से बड़ी कोई भी चीज नहीं है और फेथ के चलते ही बड़े बड़े मिरेकल्स होते हैं जो कि उसने खुद देखे हैं और मेरे ख्याल से डेब्रा यहाँ पर उसी मिरेकल को देखने आई थी। खैर इसी बीच वो उसको अपनी मदर की भी कहानी सुनाती है कि उसने उससे झूठ कहा था। उसे अपनी माँ अच्छे से याद है जो कि गॉड में बहुत मानती थी और उनको गॉड की साइट मिली हुई थी, लेकिन उसके हस्बैंड उसको पागल समझते थे और फिर उसके पिता ने उसकी माँ को मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया था हमेशा के लिए, जिसके बाद से वो उनको नहीं देख पाई। खैर अब वो दोनों फ्रांस पहुंच जाते हैं और इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और आयरिन को यहाँ पर आते ही जैक के विजन्स आने लगते हैं, यानी कि चर्च के अंदर आते ही, और जैक ने यहाँ पर उसे एक क्रूसीफिक्स भी पकड़ाया था। खैर अब यहाँ पर वो थोड़ी बहुत छानबीन करती है और नन के विजन्स उसको बार बार हॉन्ट करते रहते हैं। अब तभी उसे खेलता हुआ जैक मिल जाता है, लेकिन वो उसे कुछ खास नहीं बताता। वो बस ये बोलता है कि हाँ उसने देखा था उस शैडो को, यानी कि वैलक को, और तभी उसे नन हॉन्ट करती है जो कि काफी बेहतरीन सीन होता है। आपने ट्रेलर्स के अंदर वो सीन देखा होगा जहाँ पर किताबें अपने आप ही पलट कर नन का यानी कि वैलक का रूप ले लेती है, तो यहाँ पर वही सीन आता है। अब यहाँ पर वैलक सिस्टर आयरिन का गला पकड़ लेती है, जिसके बाद में वो किसी नन को देखती है जिसकी आंखें निकाली जा रही थी, जिसके बाद में सिस्टर आयरिन बेहोश हो जाती है और डेब्रा आकर उसको संभालती है। अब तभी हमें स्कूल के अंदर दिखाया जाता है कि मॉरिस बार बार वैलक के द्वारा पजेस हो रहा था और यहाँ पर बहुत सारी हॉन्टिंग्स हो रही थी जिससे कि सोफी काफी डर जाती है और यहाँ पर कॉन्जरिंग 2 का वो रेफरेंस आता है या फिर ये कहें कि फ्यूचर इवेंट सोफी को दिखाई देते हैं कि एक गेट खुलता है जो कि मेरे ख्याल से लॉरेन वॉरेन का ही घर था और ये एग्जैक्ट वही सीन था जब लॉरेन ने यहाँ पर नन का नाम निकालने की कोशिश करी थी, यानी कि असली नाम, जब हॉलवे के अंदर उसको नन दिखाई देती है और यहाँ पर उसकी बेटी उस तरफ इशारा करती है। तभी सिस्टर आयरिन को हॉस्पिटल के अंदर होश आता है जहां पर वो समझ जाती है कि आखिरी टाइम मॉरिस ने उसका साथ दिया था, उसको बचाया था और तभी वैलक ने उसको अपना शिकार बना लिया, उसको अपने वश में कर लिया और इस तरह से वो बच गई और अब सब जगह घूमकर वो लोगों की जान ले रही थी। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मूवी की शुरुआत में वो मॉरिस ही था जिसके अंदर नन समाई हुई थी, यानी कि वैलक उससे ये सब कुछ करवा रहा था। अब डेब्रा उसको बताती है कि जैक उससे मिलने आया था और उसको एक होली क्रॉस देकर गया है, जी हाँ, जो कि यहाँ पर सिस्टर आयरिन ने अपने सपने में यानी कि अपने विजन में भी देखा था, जिस पर कोई सिंबल बना हुआ था और ये सिंबल सभी मरने वाले लोगों के क्रूसीफिक्स के ऊपर भी था, यानी कि ये बहुत ही खास है। और अब इस सिंबल के बारे में पता लगाने के लिए वो दोनों ही कैथोलिक आर्काइव में जाते हैं जहाँ पर उनको पता चलता है कि ये सिंबल एक खानदानी सिंबल है जो कि सेंट लूसी के खानदान से है और उसने अपने विजन्स के अंदर सेंट लूसी की आंखें निकलते हुए ही देखी थी, जो कि एक बहुत ही पावरफुल रेलिक है।
या फिर ये कहीं एक प्राचीन चीज है और फिलहाल उनको छुपाया गया है। और तभी सिस्टर आयरीन कहती है कि ये सभी लोग सेंट लूसी के वंशज हैं। और जैसा कि मैंने कहा था कि वैलक का एक खास मकसद था इन सभी को मारने के पीछे, तो वैलक यहाँ पर उन्हीं आंखों को चाहता है जिसके चक्कर में यहाँ पर उसने सभी खानदान वालों को खत्म कर दिया है। और वैलक इन आंखों को चाहता क्यों है? तो इससे उसे अपनी पावर्स वापस मिल जाएंगी। लाइब्रेरियन यहाँ पर यह भी बोलता है कि वैलक एक फरिश्ता हुआ करता था जिसको गॉड ने निकाल कर उससे उसकी पावर छीन ली थी और अब वो उस रैलिक से अपनी पावर्स को रीगेन करना चाहता है। इनफैक्ट यहाँ पर लाइब्रेरियन तक भी कहता है कि उन लोगों को उसे रोकना ही होगा और अब वो उन्हें उस रैलिक की लोकेशन भी बता देता है क्योंकि यहाँ पर सारी चीजों की जानकारी उन्हें मिल सकती थी। वो बताता है कि यहाँ से कुछ ही दूर एक अबैंडन्ड चैपल के अंदर उनको दफन करा गया था, जहाँ पर शुरुआत में एक वाइन फैक्ट्री हुआ करती थी लेकिन बाद में वहाँ पर बोर्डिंग स्कूल बना दिया गया था। और तभी हम समझ पाते हैं कि कहानी कहाँ पर जुड़ रही है और मॉरिस असल में इस बोर्डिंग स्कूल के अंदर उसी रैलिक को ढूंढ रहा था, यानी कि वैलक उसको ढूंढ रहा था, जिसके चलते उसके सामने आने वाले लोगों को वो खत्म कर रहा है। अब आयरीन और डेब्रा वहां के लिए तुरंत ही गाड़ी से निकल पड़ते हैं और इसी बीच हम चैपल के अंदर देखते हैं जहां पर स्कूल की वो जो मैडम होती हैं यानी कि प्रिंसिपल, जिसको अजीब तरह से घूमता हुआ मॉरिस मिलता है जो कि चैपल के गेट पर अपना सर मार रहा था, जिसको वो होश में लेकर आती है और वो उसको सोने के लिए भेज देती है, जहां पर मॉरिस बस यही कहता रहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पर कैसे आया। तभी उसे चैपल से कुछ आवाजें आने लगती हैं जहां पर लॉक खोलकर वो अंदर जाती है और तभी उसके मरे हुए बेटे सेड्रिक का गोस्ट उसे हॉन्ट करता है। और हम जानते हैं कि यहाँ पर सेड्रिक की स्पिरिट को किसी और ने नहीं बल्कि नन ने यानी कि वैलक ने ही इस्तेमाल किया है ताकि यहाँ पर वो उसकी माँ को लुभा पाए। अब वैलक सेड्रिक की स्पिरिट के जरिए ही उसकी माँ को पिटवा पिटवा कर मार डालती है। अब अगली सुबह जब वहां पर केट आती है तो उसको यहाँ पर मैडम की लाश मिलती है जिसको यहाँ से ले जाया जाता है और यहाँ पर ये सभी बहुत ही ज्यादा डर गए थे और टूट गए थे। तभी उसी शाम हम देख पाते हैं कि मॉरिस, केट और सोफी वहां पर डांस कर रहे होते हैं कि तभी वहां पर मॉरिस की तबीयत काफी खराब हो जाती है और उसके शरीर पर यानी कि उसकी गर्दन के नीचे की साइड पर उल्टा क्रॉस बहुत ही भयानक दिख रहा था और हम क्लियरली समझ पाते हैं कि उसका पोजीशन बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। तभी आयरीन और डेब्रा भी यहाँ पर आ जाती हैं। वो मॉरिस से यहाँ पर सोफी और केट को दूर होने के लिए बोलती है क्योंकि आयरीन जानती थी कि मॉरिस के अंदर वैलक है और तभी वैलक उसके अंदर जाग उठता है। वो बहुत ही भयानक तरह से मॉरिस को पजेस कर लेता है। वैलक अब आयरीन को हेलो सिस्टर कह के ग्रीट करता है जिसके बाद में वो चैपल की तरफ निकल पड़ता है। अब चैपल की तरफ जाते हुए देखकर आयरीन उसको रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो आयरीन को बहुत ही बुरी तरह से हर्ट कर देता है और मेरे ख्याल से यहाँ पर तो आयरीन को उठना भी नहीं चाहिए था, लेकिन यहाँ पर उसके पास में प्लॉट आर्मर होता है जिसके चलते वो उठ पड़ती है और डेब्रा भी यहाँ पर कोशिश करती है मॉरिस को रोकने के लिए लेकिन वो नहीं रुकता। तभी सिस्टर आयरीन राइट्स को पढ़ने लगती है जिसके चलते मॉरिस के अंदर का वैलक थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है और डेब्रा एक चीज लेकर उसके पीछे से मारती है जिसके चलते मॉरिस बेहोश हो जाता है। वो उसको बांधकर एक जगह पर रख देते हैं ताकि यहाँ से वो निकल ना पाए और ये सारे के सारे लोग यहाँ पर चैपल के अंदर निकल पड़ते हैं ताकि उनको सेंट लूसी की आंखें मिल जाएं। अब चैपल के अंदर जाकर वो उस रैलिक को ढूंढते हैं और सोफी उन्हें वहां की विंडो के बारे में बताती है जो कि असल में एक मैकेनिज्म था जो कि सेंट लूसी के खानदान वालों ने ही यहाँ पर लगाया था ताकि जब भी कोई अगला उनसे रिलेटेड या फिर कोई भी जानकार आएगा उसको यहाँ पर उसकी आंखें मिल जाएंगी। सोफी बताती है कि जब भी यहाँ पर सूरज की रोशनी उस गोट पर पड़ती है तो उसकी आंखें चमकती हैं। अब डेब्रा वहां पर जाकर टॉर्च मारती है जिसके चलते एक लाल रंग की रे जो होती है वो डायरेक्टली रास्ता दिखाती है कि वहां पर सेंट लूसी की आंखें कहाँ हैं। तभी वो रैलिक निकाल लेती है और तभी मॉरिस भी जाग उठता है। साथ ही साथ उस विंडो से वो जो गोट होता है ना, यानी कि जिसको ये डीमन मान रहे थे, वो वहां से गायब हो जाता है जिसके चलते सोफी बहुत डर जाती है। अब तभी हम बाकी बच्चियों को देख पाते हैं जिनको वो गोट मॉन्स्टर यानी कि वैलक का रियल रूप हॉन्ट करने लगता है और ये रियल रूप हमने कॉन्जरिंग 2 के एंड में भी देखा था जब यहाँ पर लॉरेन को उसका रियल नेम वैलक पता चल गया था जब वो उसको हेल में बैनिश कर देती है। खैर तभी अब डेब्रा वहां पर आ जाती है और उन बच्चियों को बचाने की कोशिश करती है। अब वो गोट मॉन्स्टर उनके पीछे तो पड़ा ही हुआ था कि साथ साथ वहां पर हलचल शुरू हो जाती है और अब ये सभी भागकर एक दूसरे रूम में चले जाते हैं जहां पर उसी प्रिंसिपल का भूत उनको हॉन्ट करता है, जो कि मेरे ख्याल से काफी अच्छा हुआ क्योंकि ये सभी लोग सोफी को बहुत ही ज्यादा बुली करते थे। तभी सिस्टर आयरीन को दिखाया जाता है जिसके साथ सोफी होती है और यहाँ पर केट भी थी जो कि अब बच्चियों के पास में चली जाती है क्योंकि उन्हें उनकी आवाज आ रही थी। तभी सिस्टर आयरीन के ऊपर हमला करने के लिए पजेस हुआ मॉरिस आ जाता है और उससे वो रैलिक लेने लगता है। वो उसको ओवरपावर कर ही रहा होता है कि तब तक सोफी उस रैलिक को लेकर भाग जाती है जो कि उस बक्से के अंदर था और इसी चीज का विजन आयरीन ने भी देखा था जिसके बाद में मॉरिस उसके पीछे पड़ जाता है। अब वो जैसे तैसे बचकर भाग रही होती है और टॉप पर पहुंच जाती है और मॉरिस उसके पीछे था और बिल्डिंग भी एक तरफ से टूटने लगती है।
जिसके पीछे रीजन ये होता है कि इस डरी हुई मासूम सी सोफी के हाथ में जो रेलिक था वो एक्टिवेट होने लगता है। एक बहुत ही ब्राइट येलो लाइट उसके अंदर से निकलती है जिसकी तरफ यहाँ पर वेलेक भी नहीं आ पाता और इसी फोर्स की वजह से वहां पर बिल्डिंग टूट गई थी। अब मॉरिस सोफी को पकड़ने वाला होता है लेकिन तभी आयरीन वहां पर आ जाती है जो कि मॉरिस को रोकती है और उस रेलिक को लेकर उसके सामने रख देती है जिससे बहुत ही खतरनाक लाइट निकलती है जिससे कि वो तड़पने लगता है और ऐसा लगता है जिससे कि वो मारा गया है, जिससे कि सोफी और आयरीन बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती हैं। अब आयरीन उसकी बॉडी के पास में जाती है लेकिन ये डीमन की एक ट्रिक होती है और फिलहाल वो जिंदा था। तभी वेलेक उस रेलिक को पकड़ लेता है और अब फाइनली वो अपनी पावर्स को ले लेता है, यानी कि जो प्योर पावर्स थी वो उसके अंदर आ जाती हैं। वो आंखें अब वेलेक के अंदर ट्रांसफर हो चुकी थी जिसके साथ ही नन के रूप में वेलेक को पूरी पावर आ गई थी और अब वो बहुत ही भयानक और बड़े रूप में आ जाता है। साथ ही साथ हम ये देख पाते हैं कि केट के साथ में जो बच्चियां होती हैं, स्पेशली एक बच्ची जो कि सोफी को बुली किया करती थी, उसके अंदर वो मॉन्स्टर अपना नाखून गड़ा देता है जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही सेटिस्फाइंग चीज थी क्योंकि उस बच्ची ने यहाँ पर सोफी को मरवाने की कोशिश करी थी और कहते हैं ना, अपने कर्मों की सजा तो इसी धरती पर भुगतनी पड़ती है। खैर अब वेलेक इतना शक्तिशाली हो चुका था कि यहाँ पर वो आयरीन को उठाकर जलाने लगता है जैसे कि उसने उस फादर को जलाया था, लेकिन इतने में ही उसे अपनी मदर की याद आती है। साथ ही साथ हम एक और झलक देख पाते हैं यहाँ पर लॉरेन वॉरेन की, यानी कि देख रहे हो कि यहाँ पर सारे के सारे फ्यूचर इवेंट्स दिख रहे हैं और कैसे चीजें कनेक्ट हो रही हैं। जिसके बाद सिस्टर आयरीन की, उसकी माँ की और लॉरेन वॉरेन की आंखें चमकती हैं, जिसका सिंपल सा मतलब ये था कि ये सारी की सारी वंशज हैं सेंट लूसी की। जी हाँ, और इसी तरह से यहाँ पर लॉरेन वॉरेन और आयरीन कनेक्टेड हैं। तो फिलहाल आयरीन को किसी भी रेलिक की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसकी आंखें ही यहाँ पर काफी हैं। उसके खुद के अंदर शक्तियां हैं जिसके चलते वो आग को बुझा देती है और नन को भी हराने लगती है। मतलब कि सेंट लूसी के वंशज होने से आपके पास वो पावर्स हैं जिससे कि आप ईविल को हरा सकते हो, बस आपके अंदर फेथ होना चाहिए। अब वेलेक ये देखकर बहुत ही बुरी तरह से चिढ़ जाता है, जिसके बाद वो उसे मारने के लिए उस पर अटैक करने लगता है और सोफी को भी फंसाने लगता है। जिसके साथ ही अब वो प्रेयर्स के लिए तैयार होती है और डेब्रा जिसके अंदर फेथ नहीं था वो उसको भी यहाँ पर प्रेयर्स करने के लिए कहती है। जिसके बाद में यहाँ पर मिरेकल्स पर उसे भरोसा हो जाता है क्योंकि उसने शुरुआत में आयरीन को जलते हुए देखा, लेकिन जब आयरीन की आग अपने आप बुझ गई और उसे कुछ नहीं हुआ तो उसे यकीन हो गया था कि मिरेकल्स होते हैं। और अब वो दोनों ही नोटिस करती है कि यहाँ पर वाइन्स हैं क्योंकि पहले ये जगह एक वाइन फैक्ट्री हुआ करती थी और चर्च में वाइन पर प्रे करने से वो जीसस का खून बन जाता है, लेकिन उस पर आपको यकीन होना चाहिए। वो दोनों अब प्रे करने लगती हैं जिससे कि वो वाइन होली ब्लड बनकर फिर से फटता है जैसा कि नन 1 के एंड में हुआ था। बस फर्क इतना था कि वहां पर रियल जीसस क्राइस्ट का ब्लड होता है, लेकिन यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है कि फेथ को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया गया है। अब ये वाइन जो कि पवित्र खून में परिवर्तित हो चुकी थी वो वेलेक को जलाकर खत्म कर देती है, लेकिन हम जानते हैं कि ईविल ऐसे खत्म नहीं होता और वेलेक भी यहाँ पर बस फिलहाल के लिए चला गया था, जिसका रीजन बहुत ही सॉलिड है। अब मूवी के एंडिंग सीन में हम देखते हैं जहां पर ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक हो चुका था, लेकिन हम जानते हैं कि मॉरिस को ईविल ने नहीं छोड़ा है क्योंकि आगे चलकर 1970s में एड और लॉरेन वॉरेन उसका एग्जॉर्सिज्म करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हम मॉरिस के एक्सप्रेशन से भी समझ पाते हैं और आयरीन के एक्सप्रेशन से समझ पाते हैं कि वो पक्का ठीक नहीं हुआ था, खाली फिलहाल के लिए नन को यहाँ पर सप्रेस कर दिया गया, या फिर ये भी हो सकता है वो किसी और के अंदर चली गई होगी। बट आई पर्सनली बिलीव कि यहाँ पर सिर्फ मॉरिस ही है जिसके अंदर नन रह सकती है या फिर वेलेक, और उसका असली मकसद कुछ और नहीं बल्कि यही था कि उसको वो रेलिक चाहिए था। खैर इसके बाद में हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी दिखाया जाता है जहां हम एड और लॉरेन वॉरेन को देखते हैं, जहां पर उन्हें चर्च से कॉल आता है, यानी कि एक और नया केस उनके पास में आ चुका था जो कि मेरे ख्याल से यहाँ पर मॉरिस का ही होगा। तभी तो यहाँ पर सारी की सारी चीजें जुड़ेंगी और उनको एक नया एग्जॉर्सिज्म करना पड़ेगा। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी नन 2 फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अब देखो बात करें यहाँ पर एक चीज की, जो इंटरवल हुआ था ना वो काफी जल्दी हो गया था, यानी कि मूवी काफी फास्ट पेस में चल रही थी, लेकिन इंटरवल के बाद में मूवी में थोड़ा सा दम आ जाता है। यानी कि इंटरवल तक मुझे उतना कुछ फील नहीं हुआ, लेकिन हाँ इंटरवल के बाद में कहानी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाती है जब यहाँ पर रेलिक वाला सीन आता है। और मेरे ख्याल से वेलेक यहाँ पर किसी खास मकसद से ही घूम रहा था, यानी कि कॉन्जरिंग तक, यानी कि 20 साल बाद भी यहाँ पर इसलिए ही है ताकि उसे कोई खास रेलिक मिल पाए। मुझे लगता है कि यहाँ पर खाली एक रेलिक नहीं होगा, जैसे कि वहाँ पर जीसस क्राइस्ट का ब्लड था, यहाँ पर सेंट लूसी की आंखें थी, तो मेरे ख्याल से ऐसे और भी रेलिक दुनिया भर में होंगे जिसके चलते यहाँ पर वेलेक उसको चाहता है ताकि उसकी पावर्स उसके पास में आ जाएं। और जो वेलेक का रियल रूप है ना वो एक बच्चे वाला रूप है, लेकिन डायरेक्टर ने उसको एक भयानक रूप दिया है ताकि वो वाकई में सबको डरावना लगे।
और लोरेन वॉरन, सिस्टर आयरीन, उसकी माँ, ये सभी सेंट लूसी के वंशज हैं। तभी तो इनके पास में वो अधिकार है कि ये डीमंस को उनका नाम लेकर हेल में बैनिश कर सकते हैं। बाकी आप लोग मुझे बताना कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। और पर्सनली कहूँ, इस मूवी को थोड़ा सा डिले करना चाहिए था। अब देखो, इंडिया के अंदर जवान रिलीज हुई तो इसके चलते यहाँ पर इसकी सेल पक्का कम हुई होगी, क्योंकि जिस थिएटर के अंदर मैं गया था वहां पर जवान को देखने ज्यादा लोग आए हुए थे एज कम्पेयर टू द नन मूवी। और सोचो कि मैं दोपहर के शो में गया था, तब भी वहां पर उतनी भीड़ नहीं थी, आधी सीट्स तो खाली पड़ी थी, लेकिन जवान बिल्कुल हाउसफुल था। बाकी अगर आपने इस मूवी को देखा है तो आपके थिएटर में या फिर आपके एरिया में क्या हाल था? लोग जवान को देखने आए थे या फिर नन 2 फिल्म को? और आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए